ओके। तो एक कॉन्सेप्ट था जिसको अपन ने पहले डिस्कस किया था क्लास के अंदर। एक था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को लेके। ठीक है। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको मैंने डिफाइन तो किया था, बट एक इसके अंदर क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रीवियस अंदर पूछा गया है। ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन उसका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लॉजिक से पूछा गया है। तो हम लोगों ने तो कोई इस तरीके से पढ़ा था कि सपोज इस पोजीशन पे आपका अल्फा पार्टिकल है। ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, कोई एटम है। गोल्ड फॉइल का जो अपन बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये आपका जो एटम है वो गोल्ड फॉइल का है, और इस पोजीशन पे प्रेजेंट है आपका अल्फा पार्टिकल। ठीक। तो अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डिंग करी जा रही है तो हमने देखा था बच्चों कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और इस पॉइंट तक सपोज शिफ्ट हो रहा है। ठीक। ऑब्वियसली वो अंदर तक जाएगा, न्यूक्लियस तक जाएगा। लेकिन मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है उसको अपन ए पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ये जो पॉइंट है इसको अपन ने अभी बी पॉइंट बोल दिया है। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है इसको अपन ने बोल दिया सी पॉइंट। ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी जो बाउंड्री है ना, वहां पे अपन ने बोल दिया इट इज सी पॉइंट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल के पास मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी? तो अपन ने बात करी थी बच्चों 1/2 mv²। ठीक है, आपको समझ आएगा। तो बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम, जिसको अपन ने 100 यूनिट से रिप्रेजेंट किया था। और बाकी बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी यहाँ पे होती है, जीरो। जीरो मतलब मिनिमम। ठीक है। बाकी अपन जब ये तो जो 1/2 mv² है, ये तो अपन जो काफी बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए डिफाइन करते हैं। लेकिन जो माइक्रो, जो स्मॉल होते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, मतलब अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना, इसके पास चार्ज, इसको अपन डिफाइन करते हैं ना हीलियम+2, इस तरीके से अल्फा पार्टिकल को। तो चार्ज पार्टिकल है तो उसके रिस्पेक्ट में अपन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, तो Q/B। ठीक है, अपने डिफाइन किया था Q/B अपन डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ए से चलना स्टार्ट किया, अल्फा पार्टिकल आपके बी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो बी पॉइंट पे आने के बाद ध्यान समझना, बी पॉइंट पे आने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लिटिल बिट कन्वर्ट किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा एज वेल एज आपको पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा और प्रॉपर वैल्यूज आपको मिल रही थी। ठीक है, आपको याद है ना, काइनेटिक एनर्जी अपन ने यहाँ पे 100 यूनिट ली थी समझने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया था। देन काइनेटिक आपके यहाँ पे हो चुकी है सपोज 70, तो पोटेंशियल कितनी आपकी हो जाएगी, 30। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के पास सेम चार्ज है। तो सिमिलर चार्ज वाले जब एटम्स क्लोज आएंगे, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, तो रिपल्सन फील करेंगे, स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए काइनेटिक क्या है, कंटिन्यूस पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी। जो ए पॉइंट पे 0 थी, अभी आपकी कितनी, 30 हो चुकी है। जब वो इस पॉइंट पे आएगा सी पॉइंट पे, अब सी पॉइंट पर समझते हैं, तो सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो डेफिनेटली आपकी हो जाएगी 100, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी है ना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0, बिकॉज वो स्टॉप हो चुका है, पूरी तरीके से रुक चुका है। ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पे आके रोका है ना, वहां से जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड R0। यही तो आपकी थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, यही आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब जो ये एटम है, ये जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? तो किसी भी न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। आपको पता है एटॉमिक नंबर जो होता है उसको अपन जेड बोलते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होते हैं, आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स आपको समझ में आते हैं, न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज होता नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से। तो अपन इसे बोल सकते हैं, अगर न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज वो सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से है, तो अपन ने प्लस जेड कर दिया। प्लस का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जेड अपन ने क्यों लिखा है, बिकॉज एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। बाकी मैं चार्ज की बात करूंगा,
तो चार्ज की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। ये तो नंबर्स हुए, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बाकी अपन कर देंगे जेड इंटू ई। ई अपन ने क्या किया है, ई वही चार्ज है, अपन चार्ज लिख दो, चाहे ई लिखो चाहे सी लिखो वही बात है, मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, जेड इंटू ई। जेड समझ में आ रहा है ना, जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। बाकी ई क्या है, जो चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज का डिफरेंस क्या होता है, प्लस माइनस का होता है। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ गया, क्लियर। तो जेड इंटू ई को अपन क्या बोल सकते हैं, यस, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, Q2 बोल लेते हैं, है ना, दिस इज Q2, इसे अपन ने Q2 बोल लिया है। और बाकी आपका ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को अपन ने क्या बोल दिया है, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज अपन ने Q1 ले लिया, ये Q1 चार्ज है, इधर आपका Q2 चार्ज है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। Q2 का अपन Z इंटू ई मान लिया है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और जिस पॉइंट पे सी पॉइंट से लेके और आउटरमोस्ट ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है, जो मैंने येलो कलर से मैं कर रहा हूँ, दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब अपन आते हैं फॉर्मूले। तो अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पूरा डायग्राम समझ में आया ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बिकॉज एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इट इज क्लियर। ओके, अब इसी के साथ मैं लगाने वाला हूं यहां से प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को भी लगा सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं लगाता हूं। तो डालते हैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं लेता हूं, जो टोटल आपकी एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, यही मिलेगा। मतलब तीनों जो पॉइंट हैं आपको ए बी सी, तीनों पॉइंट्स वगैरह आप ऑब्जर्व करो तो टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमेशा आपकी इक्वली होनी चाहिए, जो ए बी सी अपन पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर होता है। अब मैं रिलेट करता हूँ कि आपका जो टोटल एनर्जी पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई बी पॉइंट पे, तो अगर पूछेगा तो अपन निकालेंगे, बी पॉइंट पे नहीं पूछा गया है, बिकॉज ए के पास क्या थी, काइनेटिक मैक्सिमम थी, पॉइंट ए के पास काइनेटिक मैक्सिमम थी, पोटेंशियल जीरो थी। एट पॉइंट सी, सी पॉइंट के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम, काइनेटिक आपकी जीरो हो चुकी है, इसलिए अपन ए और सी को लेते हैं, बी को अभी बीच में यूज नहीं करने वाले। तो अपन इन दोनों की यूज करते हैं, टोटल एनर्जी पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्यू इंटू बी। क्यू इंटू बी, ये आपकी एट पॉइंट ए पे अपने डिफाइन किया था ना, क्यू इंटू बी, ये देखो क्यू इंटू बी इज इक्वल टू सी पे क्या होगा, जब सी पॉइंट पहुंचेगा तो आपका दो चार्ज मिलेंगे, Q1 और Q2। Q2 चार्ज किसका लिया था अपन ने, न्यूक्लियर का चार्ज, ठीक है। और जो Q1 चार्ज है वो किसका है, आपके अल्फा पार्टिकल्स का है। तो अपन लिख सकेंगे यहाँ पे K ब्रैकेट के अंदर, बोलो यहाँ से क्या आना चाहिए, Q1। Q1 इज डिफाइंड फॉर अल्फा पार्टिकल, और दूसरा ये भी प्लस में लिखा जाएगा, बट क्या आपको लिखेंगे अपन Q2। Q2 इज डिफाइंड फॉर न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर है। और नीचे आपको मिल जाएगा R मिनिमम, बिकॉज यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है ना, आपको बात समझ में आ रही है, सी पॉइंट पे, बस ये आपको रिलेशन मिल गया। बस यही रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आपको बस यही लगाना है फॉर्मूला, जहां से आर मिनिमम जो है यही है आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर हो गया, ए और सी को आपने समझ लिया, ए और सी से अपन कैसे हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बी और सी को लेकर, यहीं पे। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ एटॉम, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, टोटल एनर्जी की बात करते हैं, एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। बी और सी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा छूट गया था, इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बी पॉइंट पे आप एनर्जी अगर देखोगे तो बी पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी आ रही थी, आप जरा ध्यान दो। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, हमें बी पॉइंट पे देखना है। तो बी पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी आपको मिलेगी, बताओ जल्दी से। आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी मिलेगी, एज वेल एज आपको पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू देखने को मिलेगी। ए पॉइंट पे सिर्फ क्या देखने को मिल रहा था आपको, काइनेटिक। सी पॉइंट पे देखने को क्या मिलेगा, सिर्फ सी पॉइंट पे सिर्फ मिलेगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ए पॉइंट पे सिर्फ देखने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल नहीं मिलेगी। बट बी पॉइंट पे दोनों देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, बी और सी को जब इक्वेट कर रहे हैं तो इस केस में लिखेंगे अपन एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों देखने को मिलेंगे, इज इक्वल टू सी पॉइंट पे तो आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही देखने को मिलेगी। नाउ कम्स फॉर्मूला, तो इसको अपन ड्राइव कर लेते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसे अपन लिख सकते हैं भाई 1/2
m इंटू बी वन स्क्वायर इस तरीके से। बाकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो तो क्लियर है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर वन लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सी पॉइंट पे, ये तो आपको पता है, भी डिफाइन किया था, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई इसमें आता है आर मिनिमम, ठीक है, यही जो आर मिनिमम है ना, यही आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये आर मिनिमम। इस आर मिनिमम को अपन नहीं बोल सकते डिस्टेंस क्लोजेस्ट, इसको बोलेंगे सिर्फ आर मिनिमम को, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आ गया ना? तो हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन वो किस ढंग से क्या रिलेट करवा रहा है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को लेके कुछ क्वेश्चन डिस्कशन आपको समझ में आ रहा है तो उन दोनों को इक्वेट कर देना, जो पहला डेरिवेशन था। सेकंड, अगर वो कभी कोई सेंट्रल पॉइंट पकड़ता है, जैसे बी पॉइंट पकड़ा और सी पॉइंट पकड़ा, इन दोनों को पकड़ेगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर ए और सी को पकड़ेगा तो अपन ये सॉल्व करेंगे, बट सी इज कॉमन, सी कॉमन होना है, सी तो कॉमन होगा ही, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सी पॉइंट पे ही डिफाइन होती है। ये दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आ गए ना, बहुत ही आसान से, क्लियर है? ओके। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसपे अपन बात कर रहे थे कि जो छूट गया था, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो तो इसमें ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए ना? यस। इसमें क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये मोमेंटम के हिसाब क्या है? मतलब मोमेंटम की बात करते हैं अपन तो पी के साथ इसका रिलेशन क्या है? या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, है ना? वो क्वेश्चन ऐसा था कि एक अल्फा पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। आप क्वेश्चन को समझो, एक अल्फा पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट कर रहा है बच्चों पी मोमेंटम से। मोमेंटम कितना है उसका? पी, ठीक है। किसकी तरफ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ने दी थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू से दी थी r1, ठीक है। फिर कहा कि इफ एक्सेलरेटेड विद मोमेंटम 2p, फिर कहा कि ये तो फर्स्ट कंडीशन में हुआ। फिर उसने कहा कि अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो वही जो अल्फा पार्टिकल्स है, अगर उसका मोमेंटम 2p हो जाता है और फिर वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये पहली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। विद सेम न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है, बट मोमेंटम पहले p था, अब 2p हो चुका है, ठीक है। देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या होगी? आप मेरी बात को समझ गए हो ना? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन है ये। मतलब बात सिंपल सी ये है कि न्यूक्लियस यहाँ पे है, अल्फा पार्टिकल इधर है, तो अल्फा पार्टिकल पहले मूव कर रहा था मोमेंटम p से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थी उसमें r1। जब मोमेंटम 2p हो गया उसकी अल्फा पार्टिकल्स का, और सेम न्यूक्लियस की तरफ वो मूव कर रहा है, बट मोमेंटम डबल हो चुका है, ट्वाइस हो चुका है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो भी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो कितनी इंक्रीज डिक्रीज करेगी, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना अभी आपको? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले पता है कि हम लगा सकते हैं यहाँ से हाफ, जो अभी डेरिवेशन किया था, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कि क्यूबन में ए और सी पॉइंट को पकड़ा है, ठीक है। ए पॉइंट आपका यहाँ था, बी पॉइंट आपका ये है, सी पॉइंट ये है। हमें जब कुछ पता नहीं है तो सिर्फ ए और सी को पकड़ लो बस। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के क्यूबन क्यू टू डिवाइड आर स्क्वायर अपन लगा सकते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यस। बाकी देखो, अब जब इस हाफ एम बी स्क्वायर के अंदर मैं मोमेंटम डिफाइन कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि पी इक्वल टू होता है एम इंटू बी। आपको एम इंटू बी यहाँ पे दिख रहा है, आप मेरी बात को समझ पा रहे स्टूडेंट्स? एम इंटू बी आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, क्लियर? तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने एम नीचे लिखा है, एक एम से एम मैंने वहां पे डिवाइड में कैंसिल, मतलब मैंने लिखा है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। इसका एग्जैक्ट अगर आप लिखोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर ही देखने को मिलेगा। भाई पी को आप ओपन कर दो तो हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। एम से एम कैंसिल करोगे ना तो क्या मिलेगा बोलो जरा? ये मिल जाएगा एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये तो वही बन गया ना आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं मोमेंटम के टर्म में कैसे लिख रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है सभी को? तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया इसको पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। ये वही वैल्यू है जो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में कैसे लिखा गया, बिकॉज क्वेश्चन मोमेंटम वर्ड यूज किया है। तो इधर आपका के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई, नीचे आपका यहाँ पे होगा आर मिनिमम, ठीक है, और ये भी होगा आर मिनिमम। अब यहां से देखो आप, मोमेंटम रेडियस जो है ये आर मिनिमम, इसका रिलेशन क्या है मोमेंटम के साथ? तो आर मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान रखना। मैं आपको लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ठीक है। तो आर मिनिमम जो होता है, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है,
वो मोमेंटम के साथ कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट उसका स्क्वायर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे दो कंपेरिजन किए गए तो दोनों कंपेरिजन को आप एक बार यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कि अगर फर्स्ट R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा P2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा P1 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर सकते हो ना इस रिलेशन से। तो इस रिलेशन में आपको मिल गया होगा R1 डिवाइड बाई R2, आपको R2 चाहिए था, R1 आपको पता है, इन टर्म्स ऑफ R1 डिफाइन करना है, ठीक है। तो कितना आएगा R1 डिवाइड बाई R2, 2 यहाँ पे P2 कितना हो जाएगा 2 इंटू P, वो ट्वाइस हुआ था ना 2 इंटू P, तो हो जाएगा कितना, वो P1 कैंसिल, ऊपर 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी, जो पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थी R1, उससे आप 4 का डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा, जो न्यू आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखने को मिलेगी। जब मोमेंटम P से 2P हुआ था तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो जाएगी आपकी, R1 डिवाइड बाई 4, प्रीवियस आपकी R1 है तो नया कितना हो जाएगा, आप 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के अंदर, क्लियर हुआ सभी को? ओके, एक क्वेश्चन इसमें और है, मैं यहीं पे इसको रिलेट करता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसी के साथ। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा डिस्कस किया गया था एडवांस के अंदर, एक्चुअली वो क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था ना, आपके एडवांस में क्वेश्चन स्टेटमेंट के भी आते हैं, तो एसर्शन रीजन के। तो इसमें एक पॉइंट था कि इफ एल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन से दे रखा है, मैं पूरा हूँ, इफ एल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन accelerated through same potential, दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है, देन उस केस में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी उसका रेशियो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स को लेके और प्रोटॉन्स को लेके। तो उस केस में मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर मिनिमम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट फॉर प्रोटॉन डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा रिलेशन है कि जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया गया है कि प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर सेम पोटेंशियल को फॉलो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेम पोटेंशियल, ठीक है, अगर सेम पोटेंशियल से फॉलो कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका डिस्क्लोजर अगर एनी चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल सेम पोटेंशियल एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उस केस में डिस्टेंस रिलेशन आता है, वो डेफिनेटली 1:1 आता है, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, ठीक, ये लाइन को बिल्कुल ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट। समझ आया सभी को? तो है अपने उस बेसिक पॉइंट पे मैं अभी एक फाइल हाँ, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों किस तरीके से याद रखना है। तो आपका जो सीक्वेंस है वो आपका यहाँ पे कॉस्मिक रेस, ठीक है, गामा रेस, देन एक्सरे, देन यूवी, देन आपका विजुअल रीजन। विजुअल रीजन को अपन ने बिबग्योर से रिप्रेजेंट किया था, बिबग्योर में वॉलेट का बच्चों कितना आपका वेवलेंथ 3800, उसका अपन ट्वाइस कर देंगे तो अप्रोक्स आपको मिलेगा 7600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो विजुअल रीजन इंपॉर्टेंट है, एक अल्ट्रा वॉयलेट और आपका इंफ्रा। इसके इधर से आओगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो अल्ट्रा वॉयलेट या इंफ्रा या फिर आपका विजुअल, जो विजुअल रीजन क्लोज है ना उससे आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने बात करी थी रेडिएशंस के ऊपर। अब ये जो थ्योरी अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, इस थ्योरी के अंदर हमारी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं उनको एक बार कुछ देख लेते हैं। तो पहला तो है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अभी ये मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, अभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट कुड नॉट इफ इज एक्सप्लेन हेडरोजन स्पेक्ट्रम। देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जब किसी मेटल प्लेट के ऊपर, ये कोई मेटल प्लेट है, इस किसी मेटल प्लेट के ऊपर जब बच्चों इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
फोटो समझ में आता है, सनलाइट से अपन बात कर रहे हैं। जब इससे फोटोन स्ट्राइक करते हैं, जब इससे फोटोन स्ट्राइक करेंगे एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, तो इस मेटल प्लेट से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ इजेक्ट होंगे। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो आपने फोटो डायोड में जरूर देखा होगा। आप सनलाइट में फोटो डायोड को रख दो, तो वहां पे अगर आप फिर लेके जाते हो डार्क प्लेसेस पे, तो फिर वहां पे रोशनी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिएशंस इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब आते हैं अपन बेसिक पॉइंट इज व्हाट इज ब्लैक बॉडी। ये सारी जो बातें अपने लिखी है ना कि ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी में इट इज द सब्सटेंस which can absorb or emit radiations of all wavelength, है ना, it is very important। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है कि जितने भी टाइप्स की वेवलेंथ्स होती हैं, सभी के टाइप की वेवलेंथ्स को ये एब्जॉर्ब कर सकता है ना, सभी के टाइप की वेवलेंथ को इमिट भी कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टाइप की वेवलेंथ हो, हर टाइप की वेवलेंथ को ये आपका पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी सब्सटेंस होगा, वो सभी के टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके, तो उस सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, हर टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकती है, वो वेवलेंथ कितनी भी स्मॉल हो, कितनी भी लार्ज हो। ठीक है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वेवलेंथ की, कितनी भी छोटी वैल्यू, हर टाइप की वेवलेंथ को क्या कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है। तो ऐसे हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये बेसिक बात है, आपको ध्यान रखिएगा कि शायद सभी के सभी टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में ही। यस, नेक्स्ट है व्हेन बी हीट ए बॉडी। किसी एक बॉडी को अपन ने किसी सब्सटेंस को हीट किया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख रहे हैं। व्हेन वी हीट ए बॉडी इट बिकम्स डल रेड। जब किसी अपन ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो बच्चों पता है डेफिनेटली पहले वो कौन सा कलर आपको देखने को मिलता है, रेड कलर, डल रेड कलर। इसे फर्दर हीट करते हैं, देन फर्दर हीटिंग। जब फर्दर हीट करेंगे तो आपने देखा कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है रेड कलर की, डेफिनेटली इंक्रीज होती है। यस, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। एंड फाइनली एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स ब्लूइश। आपने देखा देखा हो कभी भी कि जब आयरन को हम हीट करते हैं, ठीक है, या आपने पेपर को ही बर्न किया होगा, तो स्टार्टिंग में जब पेपर को बर्न करते हैं तो आपको बिल्कुल लाइट रेड कलर मिलता है। जब वो थोड़ा और हीट देते हो तो प्रॉपर रेड कलर आपको इंटेंसिटी हाई हो जाती है, और लास्ट में जब वो जलना स्टार्ट करता है तो फिर वहां पे ब्लूइश फ्लेम आपकी जनरेट होती है। ये बेसिक प्रोसेस तो आपको पता है सभी को। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि एनर्जी के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड अपन ने डिस्कस किया था बच्चों कि इस तरीके से कोई वेव है, ठीक है, ये इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अपन ने डिफाइन किया था, है ना, इसी को अपन ए बोलते हैं। ओके, तो जो एनर्जी, हमेशा आपको देखना कि एनर्जी के साथ इंटेंसिटी का अगर ग्राफ बनता है तो अपन कैसे रिलेट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं अपन। ग्राफ देखो, ये आपके यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी लिखी है और यहाँ पे वेवलेंथ लिखी है। आपको बच्चों एक बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कलर को लेके बात की जाए, किसको लेके, कलर को लेके जब भी बात की जाएगी, आपको फ्रीक्वेंसी को रिलेट करना है, नहीं, क्या वेवलेंथ को रिलेट करना है, यस, बिल्कुल ध्यान दो आप, मेरी समझ में आ रही है। या कलर की इंटेंसिटी को लेके बात की जाएगी कि कभी भी कोई कलर की इंटेंसिटी यूज की जा रही है, उसके बारे में बात की गई है। सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, डार्क लाइट हो रहा है, कलर को लेके बात हो रही है, कलर चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में प्लीज आपसे वेवलेंथ को रिलेट करना है। वेवलेंथ विल डिफाइन द कलर। ठीक है, वेवलेंथ ही कलर को डिफाइन करेगी, ये आप ध्यान रखना है। तो इसलिए अपन ने इंटेंसिटी ये पकड़ा है और बाकी आपका वेवलेंथ ही है। बिकॉज हीट देने पे चेंज क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। पहले डल रेड था, फिर डार्क रेड हो गया, फिर आपका ब्लूइश हो गया। जब कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ को लेके आना है, फ्रिक्वेंसी को लेके नहीं आना है। तो कलर की इंटेंसिटी और बाकी आपका जो वेवलेंथ है वही रिलेट होने वाला, लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मेटल का ब्लॉक है, टेम्परेचर आपका यहाँ पे मिनिमम है, तो ऑब्वियसली ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, पहले टेम्परेचर आपने T1 किया, देन आपने T2 किया टेम्परेचर, देन आपने T3 किया, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो।
तो स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, बहुत ही डल रेड मतलब लाइट कलर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान समझो। मैं दो टेम्परेचर लेता हूँ बेटा, एक लिया अपन ने 2000 केल्विन, एक लिया अपन ने 3000 केल्विन। दोनों बातें समझते हैं। जब 3000 केल्विन होगा 2000 केल्विन होगा, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? आपको पता है कि जो रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, अब रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, इट मींस वेवलेंथ क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। आप बात समझो, कलर की जब इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इस मीन्स आपका जो वेवलेंथ है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो जो टेम्परेचर था आपका 3000 केल्विन, तो उसका ग्राफ कुछ यूं आ रहा है। देखो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे आप प्लीज रिलेट कर सकते हो। यहाँ से देखो ये ग्राफ जा रहा है एट 3 आप ध्यान से देखो, इस दोनों ग्राफ को बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी है, यहाँ पे आपका लैम्डा मैक्सिमम। जो फर्स्ट मैं ग्राफ बनाता हूँ एट 2000 केल्विन, पहले टेम्परेचर कम पे बनाता हूँ, जब आपका 2000 टेम्परेचर होगा तो ग्राफ आपका किस तरह से बनेगा। तो ग्राफ आपका जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इश्यू नहीं है, ये आपका यहाँ से एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ये जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, वो है आपका 2000 केल्विन। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्राफ में चेंज क्या होगा, आपको यही समझ में, ग्राफ में चेंज होगा। हमने ये जो आप ग्राफ बनाने में, ग्राफ है आपका 3000 केल्विन पे। जब टेम्परेचर पर इंक्रीज करेंगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ने वाली है। तो अभी वेवलेंथ कहाँ थी बच्चों, इस पॉइंट तक वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ आपकी ये है, अभी वेवलेंथ बढ़ने वाली है, मतलब ग्राफ स्टार्ट तो जीरो से होगा बट मैक्सिमम तक शिफ्ट करेगा, बट एम्पलीट्यूड आपका छोटा हो जाएगा। ये आपको प्लीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और बच्चों मैक्सिमम इस पॉइंट तक शिफ्ट करेगा। तो देखो ये वेवलेंथ आपको यहाँ से इतनी मिल रही है, यहाँ वेवलेंथ आपकी शॉर्ट आ रही है। तो बेसिक बात ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा, बाकी उसके साथ जो इसका वेवलेंथ है दैट विल इंक्रीज। तो वेवलेंथ आपका इंक्रीज होता है। तो ग्राफ कभी भी आ सकते हैं इस तरीके से, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर का इंटेंसिटी और वेवलेंथ को लेके आप बना सकते हो। लो टेम्परेचर होगा तो कैसा होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, वेवलेंथ छोटा होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड आपका शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसी के ऊपर मैक्सवेल का एक ग्राफ है, वो ये एक्चुअली मैक्सवेल ने डिफाइन किया था। ये है कि सबसे ग्राफ स्टार्ट होगा ना, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट, सेकंड आपका इधर से जाएगा, इसको टच करेगा इस पॉइंट। थर्ड ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, फोर्थ आपका एक कंटिन्यूअस इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मैक्सवेल का ग्राफ है, किसको लेके है, तो वही पॉइंट है बच्चों। इधर आपकी इंटेंसिटी है, यहाँ पे इंटेंसिटी है, और यहाँ पे आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ और इंटेंसिटी को लेके ये मैक्सवेल का आपका ग्राफ, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लक्स क्वांटम थ्योरी। तो फ्लक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, देखो ओके। तो इसमें एक पॉइंट है कि सर सेम पॉइंट से कैसे रिलेट होता है। ओके ठीक है, तनिष्क ने पूछा है कि सर इसी सेम पॉइंट पर जाके क्यों मीट कर रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो ग्राफ अपन ने बनाया ना, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ आपके एज इट इज एनसीईआरटी में डिफाइन है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो ग्राफ डिफाइन है उसमें बस स्टेटमेंट है कि अगर देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, कम टेम्परेचर है, तो मैंने बताया कि इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। और ये जो जा रहा है टेम्परेचर अधिक होगा, इस पॉइंट को मेरी बात समझ रहे हो। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि अलग पॉइंट को टच करे। मतलब आपको अगर मैं सीरियसली बताऊं तो ये रियल में ऐसा नहीं होता है कि डिफरेंट वेव, मतलब आपको जो मिलेगा, अगर मैं एक आइडल केस की, अगर मैं नॉन आइडल केस लेता हूं तो नॉन आइडल वाले केस में अलग पॉइंट को टच करेगा, ये इस तरीके से जाएगा, दिस इज केस ऑफ नॉन आइडियल। बट अगर मैं आइडल केस को लेके बात करूंगा तो उस केस में ग्राफ, ये अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना आ रहा है तो दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड थोड़ा शॉर्ट होगा, और शॉर्ट होने के बाद अगर वो इस पॉइंट पे जा रहा है तो ये जो फाइनली है ना वो इसी पॉइंट को ही टच करता है। ऊपर वाला भी इसी पॉइंट को टच करेगा, ये वाला भी इसी पॉइंट को टच करेगा, बट एम्पलीट्यूड में आपको चेंज मिल जाता है। ये जो केस है ये आपका केस आता है आइडियल सिचुएशन को लेके, और ये होता है आपका नॉन आइडियल सिचुएशन को लेके। जो आप अभी रूम टेम्परेचर पे करोगे उसको बोलते हैं नॉन आइडियल, और लेबोरेटरी में किसी फिक्स टेम्परेचर पे करोगे, नहीं आप किसी प्रेशर या बाकी और कंडीशंस होती हैं अगर उस पर करोगे तो फिर आपको वहां पे क्या होता है, आइडियल सिचुएशन कैरी ऑन करना होता है। तो मतलब बेसिक बात क्या है कि जो मैक्सवेल ने जो ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ था आइडियल सिचुएशन को लेकर, है ना, आइडियल सिचुएशन।
और ये अपना जो ग्राफ होता है एनसीईआरटी में, ये है नॉन आइडियल सिचुएशन को लेके। तो ये दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। फिर आइडियल सिचुएशन को लेके बात आपने पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन आइडियल सिचुएशन में है तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक ही पॉइंट को टच करेगा। बात समझ में आ रही है? ये आइडियल सिचुएशन को लेके है। अगर नॉन आइडियल सिचुएशन होगी तो फिर अलग अलग पॉइंट को टच करेगा वेवलेंथ के ऊपर। अभी क्लियर हुआ तनिष्क? ढंग से जो नॉन आइडियल वाला केस, हाँ, आइडियल वाला केस है, जैसे पूछेगा आपको उस ढंग से बनाना है। बट एनसीईआरटी में नॉन आइडियल है तो अपन वैसे ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बच्चों यहाँ पे क्वांटम, क्वांटम जो वर्ड यूज किया गया, देखो फ्लैंक्स क्या है, क्वांटा। क्वांटा का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वांटा बच्चों एक पार्टिकल है, एक आपका पैकेट है एनर्जी का, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है प्लैंक्स की थ्योरी, क्या है? और ये जो थ्योरी बच्चों डेफिनेटली लाइट को रिलेट करती है। किसको? जो लाइट के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है, वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इट एनर्जी इज transferred from one point to another point not in the form of continuous, ठीक है। कंटिन्यूअस वेव की फेज में आपकी जो लाइट, जो भी आपकी एनर्जी है, मतलब इस फ्लैंक से कहना ये था कि जो भी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है नेचर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो एक कंटिन्यूअस वेव की फेज में नहीं जा रही है। तो व्हाट इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। जैसे मैं बोलता हूँ कि सपोज मान के चलो आप जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है, उस रूम में एक बल्ब लगा हुआ है इस पॉइंट पे, ये सोर्स है बल्ब। तो इस बल्ब से जो भी आपकी रे आती है, आपको कैसा लगता है बच्चों कि सर ये तो ना बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअस आ रही है, मुझे तो कंटिन्यूअस दिख रही है। आप देखते हो कि सन, ये आपका सन है, तो जो सनलाइट आपको मॉर्निंग में मिलती है, आपको होल डे सनलाइट मिलती है, तो सनलाइट बच्चों तो वो जो एनर्जी का मूवमेंट है वो एग्जैक्टली कंटिन्यूअस नहीं है, वो एग्जैक्टली कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं जा रही है। वो कैसे जा रही है? स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फेज में जा रही है। जैसे ये आपका सनलाइट है ना, यहाँ पे आपका सन है, तो सन जब स्टार्ट, तो सन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कि एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, 4 5 6, नेक्स्ट भी बनाऊं 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। उन्होंने कहा था कंटिन्यूअस नहीं है, ये कैसा है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स के फेज में, वो पैकेट्स कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं। समझ में आ रहा है? एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है, इस तरीके से लाइट इस फेज में आ रही है, ऐसा माना था किसका, फ्लैंक्स का। अभी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर, फ्लैंक्स का स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो देखते हैं। तो कंटिन्यूअस आपके यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, कैसा है, इन द फॉर्म डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, अलग अलग, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स के फेज में, और उन्हीं का नाम क्या है, क्वांटा। एंड एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स इज फिक्स्ड, और हर एक पैकेट की एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, फिक्स है। कैसे अपन डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू होता है एच इंटू म्यू। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। वैसे बोलते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जहां पे आपका ऐसा किसका मानना है, फ्लैंक्स का मानना है, ये फ्लैंक्स की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। फ्लैंक्स ने कहा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल का साइन निकालेंगे तो ई इक्वल टू आपको मिलेगा एच। वही बात समझ में आ रही है? यस, एच जो यहाँ पे है इट इज ए फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स की थ्योरी है तो फ्लक्स कांस्टेंट आपको मिलेगा। और ये एनर्जी किसकी है, एनर्जी एनर्जी है वो कितना है, 1 फोटो फोटो। देखते हैं यहाँ से बाकी टर्म आपके क्या क्या है। तो ई ई फोटोन है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। आपका म्यू क्या है, फोटोन, सी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। बाकी लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है। एच बच्चों फ्लक्स कांस्टेंट है, वैल्यू इसको आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है, मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है, एम मतलब मेमोराइज, ठीक है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल, है ना। इस वैल्यू को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे इसका और भी स्टेटमेंट है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को अपन ऐसे भी लिख सकते थे ना कि E इक्वल टू एच न्यू आ गया था बच्चों। तो E इक्वल टू था आपके पास एच न्यू, तो म्यू को अपन चेंज करते हैं, वो सी बाई लैम्डा हो जाता है। तो म्यू इक्वल टू सी डिवाइड बाई लैम्डा, मैं इसको पुट करूंगा
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। तो एच सी बाई लैम्डा आपको ये भी मिलता है फॉर्मूला, जहाँ पे एच की वैल्यू बच्चों फिक्स, सी स्पीड ऑफ लाइट भी फिक्स, लैम्डा आपका नीचे है मीटर में लिया गया है, बिकॉज ये डिस्टेंस होती है ना, वेवलेंथ डिस्टेंस है। अपन जब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर किस में आएगा, जूल में। भास्कर, तो जूल में आंसर आएगा, वो इस तरीके से अपन सॉल्व करके निकालते हैं। जब क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिले कि भाई फोटो निकालना है, नीचे वेवलेंथ नैनोमीटर में है, ऊपर बच्चों 1240 ये कैलकुलेशन करी गई है और उसको चेंज किया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इसे चेंज किया गया। तो फिर इस फॉर्मूले को आपको लें, जूल में होगा तो जूल में अपन एच टी सॉल्व करते हैं, जो एच की वैल्यू है जो सी की वैल्यू है, बिल्कुल मीटर के साथ जाते हैं जूल में निकालने के लिए। जब आपको निकालना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ तो फिर अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट, याद रहेगा अभी। ओके हाँ, बिल्कुल सही, आपने एक स्टेटमेंट पूछा है, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेब नंबर का। तो ये हमने कल आपको बताया भी था कि जो 1/λ होता है वो बेब नंबर, मतलब म्यू के ऊपर अपन बार लगा देते हैं, इसको अपन बेब नंबर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज दी बेब नंबर। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू बेब नंबर। और बेब नंबर मतलब बेटा सेंटीमीटर आप इनवर्स बोल सकते हो, मीटर इनवर्स बोल सकते हो बेब नंबर की यूनिट, बिकॉज आपका लैम्डा नीचे है, डिस्टेंस आपके नीचे है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको इसको एक्सप्लेन करना है ना, बेब नंबर में बिल्कुल आसान है भाई, ई इक्वल टू एच नहीं आ गया। ठीक है, ई इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा भी अभी आपने देखा, ई इक्वल टू एस सी डिवाइड बाई लैम्डा। तो अपन लिख सकते हैं ई इक्वल टू एस सी इंटू म्यू बार। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बेब नंबर क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ बेब नंबर एस सी इंटू म्यू बार। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपको बेब नंबर मिल जाएगा। अभी क्लियर हो गया? तो मैं फटाफट से आपको एक बार बता देता हूँ, जब भी कभी क्वेश्चन आपको जूल में पूछे, एनर्जी इन जूल क्या लेके सॉल्व करना है, मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बोल देता हूँ, अभी इससे कैलकुलेशन में करके आपको बताता हूँ। 2 इंटू 10⁻⁻50 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब भी क्वेश्चन एनर्जी इन जूल आता है आप प्लीज ध्यान रखो, 2 इंटू 10⁻⁻15 ऊपर लिखना है, डिवाइड बाई वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। और आपको ये भी पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। अगर कन्वर्जन आपको करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, बाकी एनर्जी ऑफ जूल में कभी निकालना है तो इस रिलेशन को आपको डायरेक्ट लगाना है, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे भी याद रख सकते हो। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 12400 डिवाइड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम। मैं हमेशा बोलूंगा वेवलेंथ बच्चों मीटर में नहीं लिखना है, वेवलेंथ को प्लीज एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, एंगस्ट्रॉम आपको लिखाया था मैंने। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो ऊपर 12400 आएगा, कभी भी क्वेश्चन आपको जूल में पूछेगा तो ऊपर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻15। बात बिल्कुल समझ में आ रही है? मैंने कन्वर्ट करके ही लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो 12400, बाकी जूल में आएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻15, ये लगा देना है। बिल्कुल समझ में आ गया? यस, कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे फ्रांक्स ने यही बोला था कि जो भी रेडिएशन हो रहा है वो रेडिएशन एग्जैक्टली कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, आपके डिस्क्रीट पैकेट पैकेट के फेज में, उसको अपन बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट, यस, जब लाइट की बात करते हैं तो उसी पैकेट को अपन क्या बोलते हैं, उसी क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटोन। अरे उसी को क्या बोलते हैं, फोटोन। इन लाइट लाइट वाले केस में क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, बस ये है। और जो एनर्जी है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ही होता है, इसलिए अपन ने वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था। अच्छा, अभी इसमें पॉइंट हो रहा था कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन समझ में आ गया, इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ n फोटोन कितना होगा, तो एनर्जी ऑफ n फोटोन हो जाएगा आपका n इंटू एच न्यू। ठीक है, n जो लिखा है ना, n है आपके n फोटोन्स, 5 फोटोन्स, 3 फोटोन्स, 2 फोटोन्स, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कभी फ्रैक्शन नहीं होगी बच्चों। n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, फोटोन कभी आधे नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में कभी नहीं मिलेगा। कभी ऐसे लिख के आ जाए कि E इक्वल टू 0.5 इंटू एच न्यू, ये रॉन्ग, ये गलत होगा। कभी ऐसे लिख के आ जाए कि E इक्वल टू 3.5 इंटू एच न्यू, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमेशा ध्यान रखना है कि n की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, 1 2 3 4 कभी भी फ्रैक्शन में आपको नहीं मिलेगी। तो 0.5 अगर साथ में लिखा है उसके सामने जो n है, n कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, इस बात को प्लीज ध्यान रखना।
समझ में आ गया अभी? यस, इट इज क्लियर। एक और बताता हूँ कॉन्सेप्ट छोटा सा। मान के चलो हमारे पास कुछ इस तरीके से एनर्जी का मूवमेंट है, आप प्लीज समझना ध्यान से, एक मैं लॉजिक बता रहा हूँ। मान लो बच्चों हमारे पास जो फोटॉन्स का मूवमेंट हुआ है, एक लाइन अपन और बीच में कर लेते हैं। जो हमारा मूवमेंट हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है। एक तो वेव यहाँ से यहाँ मूव करी है, फिर यहाँ move करी है। ये जो वेव मूव फोटोन जो मूव किए हैं उसका आपका एनर्जी है E2, समझना ध्यान से। इसकी एनर्जी है आपकी E3। फिर एक फोटोन आपका सीधा यहाँ से यहाँ मूव, इसकी एनर्जी मान लेते हैं अपन E1। तो इन आपको से बनेगा, फिर पूछेगा रिलेशन और बाकी वैल्यूज निकाल सकता है भी ये फोटोन जो स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से यहाँ तक आया। मतलब सिर्फ ये वन फोटोन है बेटा, इसको टू फोटोन मत मान लेना। ये जो एनर्जी E2 है इट इज डिफाइंड फॉर वन फोटोन। फिर यहाँ पे एक फोटोन होगा, उसने एनर्जी एक्सेप्ट करी है, वो यहाँ से यहाँ मूव किया, तो E3 जो एनर्जी है वो भी वन फोटोन की ही एनर्जी है। वन फोटोन E2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन फोटोन E3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1+1 ऐड करेंगे तो 2 फोटोन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए। बट इसकी बात समझो, ये फोटोन यहाँ से निकला और सीधा यहाँ पे आया है, तो E1 रिप्रेजेंट कर रहा है वन फोटोन की एनर्जी को। अरे बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर। तीनों E1 क्या कर रहा है, वन फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, E2 भी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, E3 भी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मैं बोलूं कि E1 की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ E2 एंड E3, तो अपन एडिशन कर देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपन एडिशन कर देते हैं, तो यहां से आपको मिल जाता है E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। बाकी E की वैल्यू बच्चों क्या होते हैं, H तो फ्लक्स कांस्टेंट है, H इंटू म्यू1। E2 क्या हो जाएगा, H इंटू म्यू2, प्लस E3 क्या हो जाएगा, H इंटू म्यू3। बाकी पता है कि फ्लक्स कांस्टेंट H, वो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से रिजल्ट आपको मिल जाएगा म्यू1 इज इक्वल टू म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 प्लस म्यू3। तो आपको फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? मैं बोलूं जो E1 एनर्जी है, वहां पे जो E1 एनर्जी है जो फोटोन की, उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू1। E2 एनर्जी जो है एक फोटोन की, उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी है म्यू2। E3 आपकी जो एनर्जी है नेक्स्ट फोटोन की, है ना, तो उसकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी म्यू3 है। तो आपका जो म्यू1 होगा वो क्या होगा, म्यू1 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ E2, इन टर्म्स ऑफ म्यू2 एंड म्यू3। तो दोनों को एडिशन कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। बट ये बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए। देखो ये यहाँ तक आया है, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इसकी होल वैल्यू इसकी होल वैल्यू को रिलेट करती है। वो आपको बिल्कुल समझ, लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। समझ में आ गया अभी? बिल्कुल आसान। फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। बट इसी टर्म को लेके एक कंफ्यूजन और आता है कि सर क्या सर मैं वेवलेंथ को भी ऐसे लिख सकता हूँ, λ1 इक्वल टू λ2 प्लस λ3? नहीं, वेवलेंथ को अपन ऐसे नहीं लिखते हैं। वेवलेंथ को कभी ऐसे मत लिख देना कि सर फ्रीक्वेंसी हो गई थी म्यू1 इक्वल टू म्यू1 इक्वल टू म्यू2 प्लस म्यू3, बट क्या λ1 भी मिल जाएगा, λ1 प्लस λ2? ये गलत होता है। इसको ऐसे मत करना, डायरेक्ट ऐड मत करना। एनर्जी को डायरेक्ट ऐड करते हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं। क्यों? बिकॉज एनर्जी जो होती है, एनर्जी क्या होती है, एससी डिवाइड बाई लैम्डा, फर्स्ट केस की समझ में आया? तो यहाँ आंसर आता है 1 डिवाइड बाई λ1 इज इक्वल टू 1 बाई λ2। रिलेशन है तो करेंगे एनर्जी का प्रोडक्ट। समझ में आता है? नो, यहाँ पॉइंट होता है, आप बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। तो क्वांटम थ्योरी आपको समझ में आई, न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट कराऊंगा मंडे को। आज देखते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटोन कोई लाइट रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से मतलब है। ठीक है, व्हेन सर्टेन मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू metals, then these are called photoelectrons, and due to these electrons current is produced। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे फिरेंगे, तो बच्चों डेफिनेटली करंट आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यस, व्हिच इज कॉल्ड फोटो करंट, उसको फोटो करंट बोलते हैं। एंड दिस होल फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। देखो जब कोई हमारे पास मेटल का ब्लॉक है, समझते हैं ध्यान से, तो मेटल के ब्लॉक के ऊपर, मेटल के ब्लॉक के ऊपर तो हमने जो देखो बाहर यहाँ पे ये सन दिख रहा है आपको,
थोड़ा मैं इसको स्क्रीन को ना थोड़ा जूम करता हूँ, आपको देखो अभी समझ में आएगा। बाहर देखो यहाँ सन, प्रॉपर समझ में आ रहा है, ये सोर्स है आपका। क्या हुआ है, सन से बच्चों क्या हुआ, फोटोन्स आपके रिलीज हो रहे हैं, और यहाँ पे लगाया हमने एक मेटल का ब्लॉक। ये मेटल का ब्लॉक अपन ने इस तरीके से लगा दिया। अब इसके ऊपर जैसे ही बच्चों यहाँ पे पर्टिकुलर एनर्जी के जब फोटॉन्स गिरेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक करेंगे तो मेटल्स की प्रॉपर्टी ही होती इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। तो उस केस में जो बच्चों आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फटाफट से उस मेटल से बाहर आ जाएंगे। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर, वैसी लगभग कहानी मिलती जुलती है। इस पे एनर्जी गिरेगी, फोटॉन्स मेटल ब्लॉक, बच्चों बाहर निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑब्वियसली चलेगा तो आपको बात, तो बेसिक में टर्म बोल सकता हूं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बाय द मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल eject when frequency जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, जो आपका इंसिडेंट रेडिएशन है, जो सनलाइट से फोटॉन्स आ रहे हैं, उनकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी आप डिफाइन करते हो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज नथिंग, वर्क फंक्शन बच्चों, वर्क फंक्शन इज ओनली वर्क फंक्शन। और जो फोटोन से फ्रीक्वेंसी यूज करने वाले, ये दो बात हम समझो। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलेंगे, कब, कंडीशन फिक्स है, कब बाहर निकलेंगे, आपकी जो फोटोन्स उनकी जो फ्रीक्वेंसी या होनी चाहिए इसको ध्यान नीचे लिख दिया मैं, H into F is greater than is equal to वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दिस इज वर्क फंक्शन। ये जो क्या है होता है ना, तो वही एच न्यू लिख सकते हो, कंफ्यूजन एच आप करेगा एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी होनी चाहिए, चाहे फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किससे, वर्क फंक्शन ऑफ मेरी बात समझ, तभी कोई मेटल क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स को करेगा। समझ में क्लियर? यस, जैसे आप यहाँ पे सोचो, ये मेरा सर्किट फोटो